तो हमें पेरोल रिपोर्ट से कुछ चौंकाने वाली खबरें मिल रही हैं। और भले ही आपने विशेष आंकड़े देखे हों, मैं कुछ ऐसे डेटा का खुलासा करने जा रहा हूं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये आपको हैरान कर देगा। तो बैठ जाइए, बेल्ट बांध लीजिए। ये निश्चित रूप से एक मजबूत पेय का समय है। तो चलिए पहले कहानी पर सीधे चलते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और उनका शीर्षक है, भर्ती धीमी हो रही है लेकिन फिर भी मजबूत बनी हुई है। तो अगर आपने नहीं सुना, संस्थापन सर्वेक्षण के लिए अपेक्षित 159,000 नई नौकरियां थीं और आज सुबह हमने 143 का आंकड़ा दर्ज किया। तो यह अपेक्षित से लगभग 20,000 कम है। लेकिन बेरोजगारी दर वास्तव में 4.10 से घटकर 4.0 हो गई। अब शुरू में मैंने सोचा कि यह इस वजह से था कि श्रम बल में भागीदारी जरूर कम हुई होगी, और वास्तव में यह नहीं था। श्रम बल में भागीदारी बिल्कुल वही थी। तो आप अपने आप से कहते हैं, ठीक है जॉर्ज, ये कैसे संभव है जब अपेक्षा 4.8 थी और हमारे पास कम नौकरियां बनी लेकिन बेरोजगारी दर वास्तव में घट गई। और यही वजह है कि ब्याज दरें, चलिए 10 साल की बात करते हैं, आज बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने इसे काफी आक्रामक रूप से देखा। क्योंकि आप इसे इस बात के साथ जोड़ते हैं कि वेतन अपेक्षा से थोड़ा अधिक बढ़ गए। और यही वजह है कि 10 साल की ट्रेजरी, जब मैंने आखिरी बार इसे देखा तो यह शायद 4 या 5 आधार अंक बढ़ा था। लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत जल्दी पलटने वाला है जब वास्तविकता समझ में आएगी। और जिस वास्तविकता की मैं बात कर रहा हूं वह यह है कि बेरोजगारी दर में कमी का कारण यह है कि उन्होंने अंततः सभी अवैध प्रवासन को इन आंकड़ों में शामिल करना शुरू कर दिया। अब अगर आप नए हैं चैनल पर तो मुझे यहां पीछे हटने दीजिए। और यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं भजन नियम से बात कर रहा हूं, को प्रेरित किया गया। और आप में से अधिकांश जानते हैं, एसओएम नियम मूल रूप से पिछले 12 महीनों में बेरोजगारी दर में 50 आधार अंक की वृद्धि है। और इससे थोड़ा अधिक है, लेकिन यह एक चलती औसत की तरह है। लेकिन ये मुख्य बातें हैं। तो सोम नियम को प्रेरित किया गया, और फिनेटविट पर बहुत से लोग, खासकर ये विशेषज्ञ, कहेंगे ओह ये तो बस फर्जी खबर है। सोम नियम, हमें इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ने का कारण सभी अवैध प्रवासियों की वजह से है। हमारे पास नौकरियों से कहीं अधिक अवैध प्रवासी हैं। और इसलिए जब आप हिस्पैनिक्स को, या जहां से भी वे आ रहे हैं, उन आंकड़ों में शामिल करते हैं, तो यही वजह है कि एसोम नियम को प्रेरित किया गया। और मैं बाहर आया और कहा, अरे 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 नहीं, ये सच नहीं है। क्योंकि अवैध प्रवासियों को बेरोजगारी के आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि पिछले साल का बेरोजगारी डेटा जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वह 2022 का था। तो आप ये नहीं कह सकते कि 50% की वृद्धि, या माफ कीजिए 50 आधार अंक की वृद्धि उस डेटा के परिणाम स्वरूप थी जो रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया गया था। तो अब रिपोर्ट 2022 से शुरू होती है, जनगणना डेटा लेने के मामले में 2022 से 2023 तक। तो इसमें अभी भी सभी अवैध प्रवासियों को शामिल नहीं किया गया है जो 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आए, जो कि कोई शून्य संख्या नहीं थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन चलो हम चलते हैं, यहां पर विशिष्टताओं में चलते हैं। यहां पर वास्तव में एक कड़ा पेय पीने का समय है, और यह डेटा है जो आप किसी और चैनल पर नहीं पाएंगे। और मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि इसमें इतना समय नहीं लगता कि बस छोटे अक्षरों को पढ़ें और बिंदुओं को जोड़ें। लेकिन यही वजह है कि आप लोग रेबेल कैपिटलिस्ट चैनल को देखते हैं। तो चलो हम अभी ऐसा करते हैं, हम बीएलएस वेबसाइट पे जाने वाले हैं। और ये बस वही रिपोर्ट है जो उन्होंने आज सुबह पूर्वी समयानुसार 8:03 बजे जारी की। नीचे के हिस्से में वे घरेलू सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या अनुमानों में किए गए समायोजनों के बारे में बात करते हैं। और यहां पर वे इस रिपोर्ट में शामिल किए गए अवैध प्रवासियों या प्रवासियों की विशिष्ट संख्याओं पर चर्चा करते हैं। जो भी हो, यह उन रिपोर्टों में शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने सोम नियम को प्रेरित किया। ठीक है, अब वास्तव में मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। इससे पहले कि हम इस पर जाएं, चलो पीछे चलते हैं 2023 तक। और ये मार्केट वॉच है, जहां वे गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बस आपको पता हो, ये सिर्फ जॉर्ज नहीं बोल रहा है, ये गोल्डमैन सैक्स कह रहा था, अरे बेरोजगारी की दर सही नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बहुत कम हो, ये शायद बहुत अधिक हो सकती है। मुझे इसे आपके लिए सीधे मार्केट वॉच से पढ़ने दें। गोल्डमैन सैक्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यदि आव्रजन का पूरा प्रभाव,
जिसमें से अधिकांश अवैध है, शामिल किया जाता तो अमेरिका की बेरोजगारी की दर अधिक होती। फिर से यह 2024 की ओर वापस जा रहा है। बेरोजगारी की गणना में उपयोग किए जाने वाले घरेलू सर्वेक्षण का आधार जनगणना से प्राप्त जनसंख्या अनुमान पर निर्भर करता है, एक मानक के रूप में, और यह अनुमान 2022 पर आधारित है। तो 2023-2024 में जो भी आव्रजन हुआ, जब यह तेजी से बढ़ रहा था, वह इसमें शामिल नहीं किया गया। तो फिर से जब एसओएम नियम को लागू किया गया तो इसमें सीमा पार करने वाले सभी लोगों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि जो बाइडेन उन्हें $10,000 का एक मुफ्त क्रेडिट कार्ड दे रहे थे और उन्हें एक 4 सितारा होटल न्यूयॉर्क शहर में। चलो इसे फिर से देखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप श्रम बल 8.1 मिलियन अधिक होना चाहिए, क्योंकि फिर से इसमें अवैध प्रवासियों को शामिल नहीं किया गया है, और बेरोजगारी या रोजगार के आंकड़े जिनके पास नौकरियां हैं 1 मिलियन अधिक होने चाहिए। तो उनकी परिकल्पना थी कि वहां लगभग 100,000 नौकरी का अंतर था, जिसका मतलब था कि श्रम बल में 1.1 मिलियन अधिक लोग थे और 1 मिलियन नौकरियां थीं। यह शामिल नहीं किया गया था। इसलिए श्रम बल का हिस्सा होने के नाते 100,000 अतिरिक्त लोग बेरोजगार होंगे। यही बात गोल्डमैन सैक्स कह रहा था। और चलो देखते हैं, मुझे यहां आखिरी वाक्य पढ़ने दो। आधिकारिक डेटा गोल्डमैन अर्थशास्त्रियों द्वारा जनवरी 2025 में समायोजित किया जाना चाहिए, जैसा कि आज जारी की गई रिपोर्ट में है, जो नए 2020 के आंकड़ों को शामिल करेगी। 3 सामुदायिक सर्वेक्षण। तो फिर जो आंकड़े हम अब देख रहे हैं वे ऐसा नहीं है कि उन्हें फरवरी 2025 के लिए समायोजित किया गया है, इन्हें बस 2023 तक समायोजित किया गया है। इस चीज पे काफी समय लग रहा है। और फिर 2024, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अवैध लोगों के लिए एक बड़ा साल था, जो बाइडेन और डेमोक्रेट से अपनी मुफ्त चीजें लेने आए। तो अब चलो बीएलएस पे वापस चलते हैं और वे विशेष आंकड़े जो वे गणना करने के लिए उपयोग करते हैं। अब जो वास्तव में हुआ वह इसके विपरीत था। आप देखिए, गोल्डमैन को लगा कि 1.1 मिलियन नए लोग होंगे और केवल 1 मिलियन नौकरियां, इसलिए 100,000 अतिरिक्त बेरोजगार लोग होंगे। लेकिन जब आप बीएलएस सर्वेक्षण को देखते हैं तो यह बिल्कुल विपरीत था, जो कि उन कई सवालों में से एक है। जब आप उनके कहने के विवरण को देखना शुरू करते हैं, यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। 0 सेंट, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं। तो मैं उस 4% के आंकड़े को थोड़ा संदेह के साथ ले रहा हूं, और मैं इसके बारे में यही बात कर रहा हूं। इस साल का समायोजन पिछले वर्षों के समायोजनों की तुलना में बड़ा था, है ना? और अगला साल और भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि शायद 2024 में हमारे पास 2023 की तुलना में अधिक अवैध लोग आ रहे थे। ये दोनों अद्यतन पद्धति को दर्शाता है। आप हमेशा सोचते हैं जब वे पद्धति को बदलते हैं, यह हमेशा सीपीआई और हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के नए आंकड़ों की तरह होता है। यह इसे कहने का राजनीतिक रूप से सही तरीका है। तालिका बी दिखाती है कि समायोजन ने दिसंबर में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक गैर संस्थागत जनसंख्या के अनुमानित आकार को 2.9 मिलियन से बढ़ा दिया। 2.9 मिलियन। अब आप में से कितने लोग सोचते हैं कि 2023 में केवल 2.9 मिलियन लोग सीमा पार किए जो बाइडेन की मुफ्त चीजों के लिए? 2.9 मिलियन। मैं इसे कम से कम दोगुना कर दूंगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या में वृद्धि एशियाई और हिस्पैनिक लोगों के लिए अपेक्षाकृत बड़ी थी। यहां कोई आश्चर्य नहीं है, खासकर हिस्पैनिक लोगों के साथ। लेकिन जो आश्चर्यजनक है और सच कहूं तो पूरी तरह से अविश्वसनीय है, वह है दूसरा जनसांख्यिकी, जिसे उन्होंने यहां नहीं बताया। इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे। समायोजनों ने कुल नागरिक श्रम बल को 2.1 मिलियन से बढ़ा दिया। तो हम जानते हैं, तो आप ये समझते हैं लगभग 700,000 लोग हैं जो काम करने के लिए बूढ़े हैं या बहुत छोटे हैं, जो भी हो, जिसमें रोजगार में 2 मिलियन की वृद्धि और बेरोजगारी में 105,000 शामिल हैं। ठीक है, श्रम बल में न होने वाले लोगों की संख्या 765,000 से बढ़ गई। ये उन्हें देख रहे हैं, ठीक है, ये 2.9 मिलियन। और फिर मैं मान रहा हूं कि वे लगभग 800,000 को घटा रहे हैं उन लोगों के लिए जो काम करने की श्रम बल में माने जाने के लिए बहुत छोटे या बहुत बूढ़े हैं। हालांकि स्तरों पर प्रभाव अपेक्षाकृत बड़ा था, लेकिन दरों और अनुपातों पर प्रभाव छोटा था।
समायोजन ने कुल बेरोजगारी दर, रोजगार जनसंख्या अनुपात और श्रम बल भागीदारी को प्रत्येक 0.8% से बढ़ा दिया। वे यहां जो कह रहे हैं वह यह है कि वे बेरोजगारी दर को 4.1% से घटाकर 4% कैसे कर रहे हैं। अब चलिए इस हिस्से को फिर से पढ़ते हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। समायोजन ने कुल नागरिक श्रम बल को मिलियन से बढ़ा दिया। ठीक है, समझ गया। बेरोजगारी में 2 मिलियन की वृद्धि शामिल है। 100,000 की संख्या गोल्डमैन सैक्स के साथ मेल खाती है, जो उन्होंने 2024 में भविष्यवाणी की थी कि आपके पास अतिरिक्त 105 होंगे। बेरोजगारी के 7,000 अब पहले। और मैं यहां कोई सांख्यिकीविद नहीं हूं, लेकिन अगर मैं इसे सही पढ़ रहा हूं तो आप मुझे बताएं कैसे। श्रम बल भागीदारी बिल्कुल वही रहती है क्योंकि ऊपर उन्होंने कहा यह बिल्कुल वही है, फिर भी बेरोजगारी की संख्या 105,000 से बढ़ जाती है और फिर भी बेरोजगारी की दर घट जाती है। ठीक है, शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूं, लेकिन शुरुआत में ही यह वास्तव में पुरानी जांच पर खरा नहीं उतरता, लेकिन यह और भी बढ़ जाता है। बहुत बुरा। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले कहा, आप मुझे बता रहे हैं कि केवल 2.9 मिलियन आए और ये देखिए वे वास्तव में 2.9 मिलियन को जातीयता के अनुसार विभाजित करते हैं और यहां 2.9 मिलियन का मुख्य बिंदु है जो उन्होंने कहा कि सीमा पार आए, या आप जानते हैं नई आव्रजन बुनियादी रूप से अवैध है ना। वे कह रहे हैं कि 1.4 मिलियन लोग सफेद थे। अब मैं काफी समय से मैक्सिकन सीमा पर नहीं गया हूं, लेकिन मेरा अनुमान है कि 50% सफेद लोग नहीं आ रहे थे। और अगर आप ये कहना चाहते हैं, ठीक है, शायद सफेद लोग कैनेडियन सीमा से आ रहे हैं, इसमें सभी आव्रजन शामिल हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब आपको उस संख्या को लातिनो आन के आने वाली संख्या से घटाना होगा। और जब आप एशियाई और लातिनो को घटाते हैं तो वे कह रहे हैं कि केवल 1.2 मिलियन लोग 2023 में आए। 1.2 मिलियन मतलब, आओ यार, तुम किससे बात कर रहे हो बच्चा। शायद 1.2 मिलियन प्रति माह, मतलब ये समझ में आता है, लेकिन पूरे साल के लिए 1.2 मिलियन, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब सिर्फ वे लोग जिन्हें मैं नौकरी पर रखता हूं, सिर्फ वेनेजुएलन जिन्हें मैं नौकरी पर रखता हूं, जानते हैं। शायद कम से कम 10 या 12 लोग हैं जो डेरियन गैप के पार गए और मेक्सिको के माध्यम से सीमा पार किए, क्योंकि जो बाइडेन की मुफ्त सुविधाओं के कारण जिन लोगों को मैं नौकरी पर रखता हूं वे 10 या 12 लोगों को जानते हैं। आप मुझसे कह रहे हैं कि कुल 1.2 मिलियन, ये पूरी बकवास है। और फिर चीजों को और भी हास्यास्पद और बेतुका बनाने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं कि जो लोग यहां आए उनमें से, जो आप कहते हैं, चलो सिर्फ श्रम बल में 2.1 मिलियन लोग हैं, आप मुझसे कह रहे हैं कि उनमें से केवल 1 लाख लोगों के पास नौकरी नहीं थी। ये पूरी बकवास है। मतलब फिर से, क्या यह सही लगता है? न्यूयॉर्क में ही 1 लाख लोग थे जिनके पास नौकरी नहीं थी, और लोग, मैं अवैध प्रवासियों की बात कर रहा हूं, 100,000 लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो सभी लोग दक्षिणी सीमा के पार आए। आप मुझसे कह रहे हैं कि उन लोगों में से केवल 5% के पास नौकरी नहीं थी। 5%, कोशिश करो 50%। और फिर से ये कुछ अंदरूनी जानकारी की ओर लौटता है जो मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, जो वेनेजुएलन को जानते हैं, जो डेरियन गैप के माध्यम से मेक्सिको के पार सीमा के पार गए। और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, उन 10 या 12 लोगों में से उनमें से कोई भी, या शायद उनमें से कुछ को नौकरी मिली। तो आप कहते हैं कि शायद उन लोगों में से 10% को नौकरी मिली। आप कहते हैं ठीक है, क्यों जॉर्ज, वे सक्षम थे। बिल्कुल, उनके पास कोई कौशल नहीं है, इसलिए वे कोलंबिया में नौकरी नहीं पा सके, क्योंकि उनके पास कोई कौशल नहीं था। लेकिन अमेरिका में उनके पास और भी कम कौशल हैं, क्योंकि कम से कम कोलंबिया में वे भाषा बोलते थे, जबकि अमेरिका में वे तो अंग्रेजी भी नहीं बोलते। तो चलो इस पे सोचते हैं। ये लोग पूरी तरह से अशिक्षित हैं, वे संस्कृति को नहीं समझते, वे काम करने की नैतिकता को नहीं समझते। ये नहीं कह रहा कि उनके पास कम काम करने की नैतिकता है, लेकिन ये बस अलग है ना? वे समझते नहीं हैं। जैसे उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका में हर कोई लेट होता है, हमेशा हमेशा, यही तो मैं बात कर रहा हूं। तो वे समझते नहीं हैं, उनके पास वह कौशल सेट नहीं है, वह समय पर काम करने का कौशल सेट जो ग्रिंगोस और यूरोपियों के पास है। ये बस उनके दिमाग में हार्डवायर नहीं है। तो आप इन सभी चीजों को देखते हैं जो उनके खिलाफ हैं, है ना? और फिर आप मुझसे कह रहे हैं कि उनमें से केवल 5% के पास नौकरी नहीं थी। मुझे एक ब्रेक दो, ये बस सीधी प्रचार सामग्री है। मेरा मतलब है यह लगभग उतना ही हास्यास्पद है जितना कि कुछ चीजें जो वे आपको सर्बासियस बीमारी के दौरान विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे।
मेरा मतलब है ये उस स्तर पर है। फिर से सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आप मुझसे कह रहे हैं 2023 में केवल 1.2 मिलियन हिस्पैनिक लोग आए। हाँ। सही। और फिर तुम मुझसे कह रहे हो उस समूह में से केवल 5% लोगों को नौकरी नहीं मिली। हाँ। सही। तो चलो मान लेते हैं, और फिर से मुझे नहीं पता क्यों बेरोजगार लोगों की संख्या 100,000 से बढ़ जाती है, जैसे गोल्डमैन ने सही तरीके से कहा, और किसी तरह बेरोजगारी दर कम हो जाती है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि यह उनकी पद्धति का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन असली संख्या 105 नहीं है। चलो हम इसे देखते हैं और कुछ सामान्य ज्ञान का उपयोग करते हुए एक त्वरित गणना करते हैं कि कौन सी संख्या अधिक सटीक हो सकती है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चलो करते हैं 10 मिलियन लैटिनो। एक्सपर्टो नहीं तो, और फिर उनमें से उन लोगों में से कितने काम कर रहे हैं, चलो उदार बनते हैं और कहते हैं 75%। ठीक है। तो इससे हमें 2.5 मिलियन अतिरिक्त लोग बेरोजगार मिलते हैं। 2.5 मिलियन अतिरिक्त लोग बेरोजगार। ठीक है। तो अगर 100,000 का कोई खास असर नहीं है तो 2.5 मिलियन का क्या असर होगा? स्पष्ट रूप से इससे बेरोजगारी दर 4.6729 तक बढ़ जाती है। अब पूरी ईमानदारी से कहूं, मुझे नहीं पता कि मैं वास्तव में इसे एसोम नियम के लिए एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल करूंगा। दूसरे शब्दों में सोम नियम ये अभी भी 4% पे ट्रिगर हो रहा है। खैर, मुझे वापस जाकर इसे देखना होगा क्योंकि यह एक चलती औसत है। लेकिन चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि यह अभी भी ट्रिगर हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ओह भगवान, अगर आप इन सभी अवैध लोगों को जोड़ते हैं तो चलो कहते हैं कि हम 2.5 मिलियन की बात कर रहे हैं, वो ये बेरोजगारी दर को 4.8 तक बढ़ा देता है, और इसलिए एसओएम नियम और भी खराब है। मुझे नहीं लगता कि यह वास्तव में सही है। लेकिन मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वह बस कुल बेरोजगार और रोजगार के आंकड़े हैं, जो पूरी तरह से हास्यास्पद रूप से गलत हैं। किसी के लिए भी जो बस 30 सेकंड का समय निकालकर अंदर की स्थिति को देखता है। आप जानते हैं जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं वो बस, और संशोधन वैसे 800 से 18,000 थे, आप लोग जानते हैं कि 2024 के लिए, और फिर अंतिम संशोधन इसे लगभग 550 तक ले आया। लेकिन यह भी जीएफसी के बाद के सबसे उच्च स्तरों के बहुत करीब है संशोधनों के मामले में, और एक निश्चित बिंदु पर, यहां तक कि उनकी पद्धति के आधार पर हमें बार बार संशोधन करना पड़ रहा है, और हर संशोधन इतना चरम है, आपको लगेगा कि किसी न किसी समय उन्हें अपने आप को देखना होगा और कहना होगा, आप जानते हैं क्या, शायद हमारे मॉडल गलत हैं, या शायद हम इतनी बार झूठ बोल चुके हैं कि हम बिल्कुल कुकी जार में हाथ फंसने के करीब। क्योंकि एक निश्चित बिंदु पर, यहां तक कि मुख्य धारा के मीडिया में सामान्य लोग भी वहां बैठकर अपने सिर को खुजाने लगते हैं और कहते हैं, एक मिनट, यह वास्तव में मेल नहीं खाता। जैसे लेसी हंट, मेरा मतलब है लेसी हंट जितना सीधा और स्पष्ट हो सकता है वो है, लेकिन पिछले 6 महीनों में वह सरकार से आने वाले आंकड़ों पर सवाल उठा रहा है। यहां तक कि लेसी हंट, और वो डलास फेड में काम करता था। तो मुझे लगता है कि यह 2025 में आने वाली चीजों का संकेत है, और मुझे नहीं पता यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकता है जहां, मेरा मतलब है, यह बुरा है, क्योंकि आप यह मान लेना चाहेंगे कि सरकार से आने वाले आंकड़े लगभग सही हैं, लेकिन फिर जब आप इसके अंदर झांकना शुरू करते हैं तो यह हास्यास्पद है, पूरी तरह से हास्यास्पद। हमें इस कहानी का पीछा करना होगा, और फिर मुझे नहीं पता कि इसका कोई आर्थिक प्रभाव है या नहीं। जैसे मुझे नहीं पता, मैं कहूंगा अगर बेरोजगारी की दर 4.8% तक बढ़ जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप मुझे नहीं पता कि मैं मंदी की संभावनाओं को बढ़ाऊंगा या नहीं। मैं वहां बहुत स्पष्ट होना चाहता हूं। मैं इस कहानी पर गौर कर रहा हूं ताकि बीएलएस से आने वाले आंकड़ों की बेतुकापन को उजागर कर सकूं। नमस्ते साथी रेबेल कैपिटल्स, मैं आपको एक नए चैनल के बारे में बताना चाहता था जिसे मैंने शुरू किया है, जहां मैं आपके सभी पसंदीदा लोगों का इंटरव्यू लेने वाला हूं। लिन बाइडेन, क्रिस मैकिंटोश, रॉबर्ट कियोसाकी, डग केसी, ल्यूक गोल्डमैन, ब्रेंट जॉनसन, जेफ स्नाइडर, पीटर शिफ, माइक मलोनी, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप इन अद्भुत इंटरव्यू में से एक भी मिस न करें, आपको अभी विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा और रेबेल कैपिटलिस्ट इंटरव्यूज को सब्सक्राइब करना होगा। और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।